बेनी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, आप वहां पर हैं, आपने आईडीएफ में काम किया हुआ है, आपके लिए तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी जंग है, और हमास ने जो किया है 7 अक्टूबर का, उससे ज्यादा बर्बर हमला मुझे नहीं लगता हाल के दिनों में हमने देखा है। लेकिन सवाल ये है कि नेतन्याहू का प्लान क्या है? नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? क्या वो पूरा जो उत्तरी गाजा है उसको खत्म करना चाहते हैं, मतलब वहां पर अपने टैंक्स ले जाएंगे, उस पर कब्जा करना चाहते हैं? क्योंकि उसके बाद फिर ईरान, लेबनान, ये बहुत सारे फ्रंट्स खुल जाएंगे, उन्होंने उसको रेड लाइन बता दिया है। दूसरी तरफ क्या इस बात में भी दम है कि वो पॉलिटिकली बहुत उनको लग रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद वो घिर गए हैं, इसलिए वो लगातार ये बमबारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे एंड गोल कहाँ अचीव होगा? कतर में बैठे हुए हैं, आपको तो इंटेल से काम करके उनके टॉप लीडर्स को पकड़ना होगा, उनको मारना होगा। यहाँ पर कुछ कमांडर्स को और सिविलियंस को मार के क्या हमास का अंत हो जाएगा? बेनी साहब, First of all, I want to start with something that is very, very important. In 1948, when we got the independence, the Palestinians also got the independence. Okay, and not only got the independence, we form a country, we form a government. और Palestinian ने कुछ नहीं किया, war किया हमारे साथ. Then 1967 तक वेस्ट बैंक और गाजा इजिप्ट के साथ था और वेस्ट बैंक जॉर्डन के साथ था। तब तक उन लोगों ने काहे को नहीं पैलेस्टीनियन स्टेट किया। बट द पैलेस्टीनियन स्टेट, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पैलेस्टीनियन स्टेट, दे आर टॉकिंग अबाउट इजराइल, होल इजराइल। दे वांट टू बी अ पैलेस्टीनियन स्टेट। दैट मींस दे वांट टू थ्रो अस इन सी। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, he was एक बार बेनी साहब को, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हिंदी बोल लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप हिंदी में ही बोले, हमारे दर्शक बेहतर समझेंगे। और एक बार फुल स्क्रीन उनको दिखा दीजिए, क्योंकि हर बार जब बेनी साहब बैठते हैं तो वो पीछे उन बच्चों की तस्वीर लगाते हैं जो इस वक्त भी हमास के बंधक बने हुए हैं, और बच्चों की तस्वीर उनके साथ पीछे है। ये एक चेहरा दिखाता है कि किस तरह की बर्बरता हुई है हमास की तरफ से। ये तमाम वही बच्चे हैं ना बेनी साहब जो बंधक है? राइट। और ये 2 बच्चे हैं, ये जो मेरे पास अभी 2 बच्चे हैं इधर, ये अपने 2 इंडियन बच्चे हैं। उनके माँ बाप मारे हैं जरूरत में, उनके माँ बाप मारे हैं। उन्हें अभी 2 बच्चे हैं, 3 साल की, एक 6 साल की। ओके, वी वेंट आउट ऑफ द थिंग, बट व्हाट एवर इट इज, बीबी नेतन्याहू ने जो अभी बीबी नेतन्याहू को आप देख रहे हैं, टिल द 7 अक्टूबर तक उनका प्रॉब्लम था। The government was not good. The people were not happy. Something or other was going on. He had not started the war. उन लोग ने war नहीं चालू किया। हमारे आदमी लोग ने war नहीं चालू किया। war नहीं हो गया, हमारे पर अटैक हो गया। और जब आप बोलते हैं ना बदला, ये बदला नहीं है बिल्कुल। ये 20 साल से हो रहा है, 2005 से ये हो रहा है। हम लोग ने गाजा को दे दिया है वापस उनको। उनको क्या मांगता है? गाजा नहीं मांगता है, उनको मांगता है होल इजराइल, इंक्लूडिंग जेरूसलम, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। that will not happen. Jews are here for living long, and I'm so sure that nobody will touch us. 100% nobody touch us. But हम लोग भी अभी जो आप बोल रहे हैं कि गाजा में कुछ हो रहा है, the troops are standing outside only because of जो उधर आदमी लोग है, they are under strength and they are like shield for the Hamas. They are not letting उन लोग जाने को नहीं देते उन लोग को साउथ में। And if उन लोग जब, ठीक है, एक बार आपके पास आते हुए देखिए, येमेन की जो एंट्री हो गई है, वो पिछला वाला ग्राफिक्स फिर से दिखाइए। येमेन, अगर हम पूरे नक्शे को देखें सुधांशु जी, तो पूरा सऊदी अरब है बीच में, उसके बाद येमेन इधर है, लेकिन वो यहाँ से इजराइल पर हमले कर रहा है। ये पूरा मतलब जो इस्लामिक देश है उनकी लामबंदी, खास तौर पर जो प्लेयर्स ऐसे हैं ईरान की तरह, येमेन की तरह, कतर की तरह, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मौके का। अब ये किस तरफ आगे बढ़ रहा है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं। ये इस्लामिक देशों की लामबंदी नहीं, इस्लामिक देशों की अंदरूनी राजनीति है। यमन में तो लड़ाई चल रही है पिछले कई साल से। वहां क्या है, एक तरफ से सऊदी अरब का सपोर्ट है, दूसरी तरफ से यमन के दूसरा ग्रुप है। तो मानवीय बात है, जो दूसरा ग्रुप होगा वो ये चाहेगा कि इस लड़ाई में जो इस्लामिक वर्ल्ड का अपोजिट ध्रुव है वो समस्या में आए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस्लामिक वर्ल्ड की एक लड़ाई की बात है। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसा ये कहा गया कि अभी आशुतोष जी ने या बाकी भी कई लोग ये कह चुके हैं कि भाई इजराइल अटैक कर रहा है, हमास ने किया।
ये बताइए, हमास ने जो बंधक बनाए हैं केवल इजरायली हैं क्या? आपका युद्ध इजराइल से समझ में आता है, दुनिया के तमाम देशों के लोगों को बंधक बना रखा है। अब इसका क्या तर्क है? दूसरा, यदि उस हमले में मारे गए तो कम से कम हमास ने अगर एक रिग्रेट का भी स्टेटमेंट दिया होता दूसरे देशों के नागरिकों के मारे जाने पे, तो भी समझ में आता। तो अब अगर वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग तो इनडायरेक्ट ये भी निकल रहा है कि हमास ने ये जंग सबके खिलाफ छेड़ दी। यहां पे सिर्फ इजराइल नहीं है, सबके खिलाफ। जो भी उसके हत्थे चढ़ गया, जो भी निशाने चढ़ गया, उसको चढ़ा दिया। भी दुश्मन मानता है कई देशों को। आपको नहीं तो मैं उसमें तो फिलीपींस के लोग भी हैं, उसमें नेपाल के भी लोग हैं, उनसे किस बात की दुश्मनी है भाई? उसमें थाईलैंड के भी लोग हैं, उनसे किस बात की दुश्मनी है? शादाब चौहान, क्यों आखिर क्यों यमन जैसे मुल्क यहाँ पर अगर फायरिंग कर रहे हैं, ईरान आग दे रहा है इसको, आपको नहीं लगता है कोशिशें ये होनी चाहिए कि शांति की तरफ कैसे बढ़े, एक समझौता कैसे हो? बिल्कुल अंजना जी, वॉर किसी भी प्रॉब्लम इस 21वीं सेंचुरी में हमें वॉर की तरफ जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रॉब्लम सुधांशु जी को मालूम है कि वहां पर अत्याचार हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन राजनीति के लिए मुद्दे से भागने का प्रयास कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि इजिप्ट क्या कर रहा है, यमन क्या कर रहा है। अब सवाल तो उन्हें यह करना चाहिए कि अमेरिका प्रोवोक कर रहा है, कंटिन्यूसली प्रोवोक कर रहा है इजराइल को, और जब बात आती है कि सीज फायर को लेकर के वोटिंग की जाती है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, तो कौन वोट करता है सीज फायर के अगेंस्ट में? वोट करता है अमेरिका। तो क्या ये बात नहीं होनी चाहिए कि सीज फायर होने के बाद ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए, उसके बाद डिस्कशंस होने चाहिए और अब्राहम अकॉर्ड को लागू करवाने के लिए काम होना चाहिए। फलस्तीन के लोगों को एक कैदी बना करके रख दिया, 25 लाख से ज्यादा लोग ओपन प्रिजनर्स बने हुए हैं। कहां चलेंगे? टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? जो अगर हमास अगर गलत करेगा, वायलेंस करेगा, तो उसको टेररिस्ट बोला जाएगा। और नेतन्याहू को हम वार क्रिमिनल मानते हैं, वो जाकर अस्पताल पे हमला करे, मस्जिदों पे हमला करे। 900 साल पुराना चर्च को खत्म कर दिया इन लोगों ने, उस पर हमला करे, सिविलियंस मारे जाए। 33,000 बच्चे 15 साल में मरे हैं और 1,000 से ज्यादा बच्चे अभी में इंतकाल करके गाजा में, फलस्तीन के। उनके लिए कोई बात नहीं करेगा क्या? उस हमला करने वाले इजराइल को टेररिस्ट नहीं बोलेंगे आप? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि चलिए यहां मान लिया लड़ाई में यहूदी बनाम मुस्लिम दो पक्ष हैं। ये बताइए, यमन में लड़ाई जो हो रही है वो किस बात के लिए हो रही है भाई? वहां कौन किस पे अत्याचार कर रहा? दोनों मुस्लिम है। ये सीरिया में किस बात की लड़ाई हो रही है? वहां तो दोनों मुस्लिम है। इराक में किस बात की लड़ाई है? वहां तो दोनों मुस्लिम है। ये काबुल में धमाके क्यों हो रहे हैं? वहां तो दोनों मुस्लिम है। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है कि लड़ने की एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है। लड़ने की इस प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, इजराइल ने 75 साल में अपने को डेवलप्ड कंट्री बनाया, उसके पास एंटी मिसाइल आयरन ड्रोम सिस्टम है, और हमास वाले गटर के पाइप से मिसाइल बनाकर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी कहा जा रहा था कि जैसा कि अभी बेनी साहब ने कहा था कि भाई हमने 75 साल में कितना डेवलपमेंट किया, हमने मतलब उन्होंने इजराइल के लिए बोला था। तो मैं कह रहा हूं दोनों से सीखो और उसके बाद तय करो कि हमें फ्यूचर में जाकर कहां पे खड़े होना है। हमें सिर्फ लड़ाई लड़नी है या सिर्फ पढ़ाई करनी है? अतिकुर रहमान साहब, एक 2 लाइन का कमेंट इस पर। जी, सुधांशु जी का पूरा इशारा इस तरफ है कि भाई मुसलमान खुद आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और उम्मा की बात करते हैं। तो सुधांशु जी, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सारे के सारे मुसलमान आपकी नजर में खुद आपस में ही लड़ रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप पीस की बात करे बगैर, आप ह्यूमन राइट्स की बात करे बगैर, आप सिर्फ इस तरफ इशारा चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और मुस्लिम उम्मा फेल हो चुका है। तो ठीक है, मुस्लिम उम्मा फेल हो चुका है, तो यहाँ पर ठीक है, वक्त की कमी है सर, आई एम वेरी सॉरी। सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन साहब। इसीलिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो एक शेर है ना कि मेरी कश्ती वहां डूब, मुझे दौरों से क्या गम, मुझे अपनों से ही खतरा था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं सिर्फ मुस्लिम समाज, सोचिए एक लाइन बस, इस यहूदियों की सबसे बड़ी लड़ाई तो ईसाइयों से है ना। जीसस क्राइस्ट को सलीब पे यहूदियों ने चढ़ाया था, आज यहूदी और वो तो नहीं लड़